हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSC 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के मेन फीचर्स बताने हैं, मतलब इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्ट्रिन्स और इवोल्यूशन समझाना है। साथ ही इंडिया का ग्लोबल स्टैंड और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कंट्रोल को गाइड करती है। ये पॉलिसी सिक्योरिटी की जरूरत और ग्लोबल पीस के बीच बैलेंस बनाती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को शांति के लिए यूज करना चाहा, लेकिन रीजनल थ्रेट्स के वजह से इसने अपना फोकस सिक्योरिटी पर भी बढ़ाया। इंडिया ने अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया, चाहे वो NPT का मेंबर ना हो। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इवोल्यूशन। न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत होमी जे भाभा के विजन से हुई, जिसमें एटम्स फॉर पीस का आइडिया प्रमोट किया गया। 1950 to 1960 सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस था। 1974 पोखरण 1 पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया। 1998 पोखरण 2 इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया। इस जर्नी ने दिखाया कि इंडिया ने शांति के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी दी। 2. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज NFU। इंडिया पहले कभी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर USPE न्यूक्लियर अटैक हुआ तो जवाब जरूर देगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। इंडिया सिर्फ उतना ही आर्सेनल रखता है जितना डिटेरेंस के लिए जरूरी है। सिविलियन कंट्रोल। न्यूक्लियर डिसीजंस हमेशा सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर होते हैं। पीसफुल यूज। एनर्जी, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल। नॉन प्रोलिफरेशन। NPT का मेंबर ना होने के बावजूद इंडिया ने कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं किया। 3. स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी डायमेंशंस। रीजनल थ्रेट्स। चीन और पाकिस्तान की वजह से न्यूक्लियर पॉलिसी सिक्योरिटी ओरिएंटेड बनी। 1999 न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। NFU और रिटेलिएशन पॉलिसी का मेंशन। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA सिविलियन लीडरशिप के अंडर न्यूक्लियर कंट्रोल। मिसाइल डेवलपमेंट। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स डिटेरेंस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। 4. इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी और ग्लोबल एंगेजमेंट। ट्रीटीज। इंडिया ने NPT और CTBT साइन नहीं किया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडो US न्यूक्लियर डील 2008। इस डील ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में एक्सेप्ट करवाया। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स। इंडिया MTCR, वसना अरेंजमेंट जैसे ग्रुप्स का हिस्सा है और NSG के लिए अप्लाई किया है। पीस एंड सिक्योरिटी बैलेंस। इंडिया अपनी सॉवरेंटी प्रोटेक्ट करता है और साथ ही डिसआर्मामेंट की तरफ भी पुश करता है। कंक्लूजन। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो डिटेरेंस और पीस दोनों को साथ लेकर चलती है। NFU और क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस के जरिए इंडिया अपने आप को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में दिखाता है। साथ ही ग्लोबल डिसआर्मामेंट के लिए भी एडवोकेट करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7, डिस्कस द रेवोल्यूशन ऑफ इंडियाज ASEAN रिलेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इंडिया और एशियन के रिलेशंस कैसे बदले हैं। हमें पहले उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना है, फिर लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू आए बदलाव समझने हैं, और आज के समय में इनके कोऑपरेशन और चैलेंजेस को डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया के लिए एशियन रिलेशंस उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं, खासकर 1990 के बाद। ASEAN, जो 1967 में बना, एक डायनामिक रीजन है जहां ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चरल टाइज बहुत मायने रखते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ इंडियाज ASEAN रिलेशन का मतलब है कि कोल्ड वॉर के लिमिटेड कॉन्टैक्ट से लेकर आज के स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप तक का सफर। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 ने इस रिलेशन को और मजबूत बनाया।
मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अर्ली कॉन्टैक्ट्स। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच कल्चरल और ट्रेड लिंक्स स्ट्रॉन्ग द, जैसे कि बुद्धिज्म और एंशिएंट ट्रेड रूट्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ZYA डिटार फोकस्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट और बड़े पावर्स पर रखा, ASEAN को वेस्टर्न ब्लॉक के नजरिए से देखा। कोल्ड वॉर के टाइम आइडियोलॉजिकल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से रिलेशंस लिमिटेड रहे। 2. लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 ऑनवर्ड्स। कोल्ड वॉर के बाद पीएम नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की। ऑब्जेक्टिव्स थे एशियन के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को इंप्रूव करना, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस करना। अचीवमेंट्स 1992 में सेक्टरल पार्टनर, 1996 में डायलॉग पार्टनर और 2002 में फुल समिट पार्टनर बन गए। ASEAN रीजनल फोरम में पार्टिसिपेशन से सिक्योरिटी डायलॉग स्ट्रॉन्ग हुआ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज तेजी से बढ़े। 3. एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 ऑनवर्ड्स। मोदी गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड किया जो ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड था। फोकस एरियाज स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिफेंस डायलॉग्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और मैरिटाइम सिक्योरिटी। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, कलादन प्रोजेक्ट, रेलवे लिंक्स। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ASEAN इंडिया FTA इन गुड्स 2010 और सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स 2014। कल्चरल टाइज बुद्धिज्म और डायस्पोरा की वजह से पीपल टू पीपल कनेक्ट। 4. कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस 2017 में इंडिया ASEAN पार्टनरशिप के 25 ईयर्स सेलिब्रेट हुए। ASEAN इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी स्ट्रांग हो रहा है, खासकर चीन के असर्टिव बिहेवियर के वजह से। चैलेंजेस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में डिले, FTA के वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज की कंसर्न्स, चीन के इन्फ्लुएंस के सामने इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन को और मजबूत करने की जरूरत। कंक्लूजन इंडिया ASEAN रिलेशंस एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, कोल्ड वॉर के लिमिटेड टाइज से लेकर आज के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज ने इनके रिलेशंस को डीपन किया है। कनेक्टिविटी और ट्रेड इम्बैलेंस जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए ये पार्टनरशिप इंडिया और इंडो पैसिफिक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Briefly explain the major areas of economic cooperation between India and West Asia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन किन मेन एरियाज में होता है। हमें ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, लेबर माइग्रेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्जाम्पल्स देने हैं और उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स को समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया और वेस्ट एशिया के रिश्ते पुराने समय से कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों हाई लेवल पर स्ट्रांग रहे हैं। वेस्ट एशिया, जिसे गल्फ रीजन भी कहते हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स और डायस्पोरा कनेक्ट होते हैं। ऑयल ट्रेड, रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ने दोनों रीजन्स को एक दूसरे के लिए जरूरी बना दिया है। ये रिलेशन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर पिलर है। मेन बॉडी। 1. एनर्जी कोऑपरेशन, ऑयल और गैस। ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया अपना ज्यादा ऑयल वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करता है। कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, UAE और कुवैत इंडिया के लिए मेन सप्लायर्स है। गैस ट्रेड। कतर से इंडिया को LNG काफी हद तक मिलता है, जो इंडिया के एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करता है। म्यूचुअल नीड। इंडिया को ऑयल और गैस की जरूरत है और वेस्ट एशिया को एक स्टेबल और बड़ा मार्केट चाहिए। दोनों की नीड्स एक दूसरे से पूरी होती है। 2. ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस। बायलैटरल ट्रेड। वेस्ट एशिया इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। UAE टू इंडिया के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है। इन्वेस्टमेंट्स। वेस्ट एशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स। 2022 का इंडिया UAE CEPA एग्रीमेंट से नॉन ऑयल ट्रेड जैसे जेम्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स काफी बूस्ट हुआ। 3. लेबर माइग्रेशन और रेमिटेंसेस। इंडियन डायस्पोरा। लगभग 9 मिलियन इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, सर्विसेज और IT में। रेमिटेंसेस। ये वर्कर्स हर साल इंडिया को ह्यूज रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो केरला, UP और बिहार जैसे स्टेट्स की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अग्रीमेंट्स।
स्किल बेस्ड माइग्रेशन और बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए इंडिया ने जीसीसी कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं। 4. स्ट्रैटेजिक और सेक्टरल कोऑपरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंडियन कंपनीज गल्फ के पोर्ट्स, रोड्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली काम कर रही है। फूड और एग्रीकल्चर। इंडिया वेस्ट एशिया को राइस, व्हीट और फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि गल्फ के कंट्रीज इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी। डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में भी कोऑपरेशन हो रहा है, जो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करता है। टूरिज्म और एविएशन। हज और उमराह पिलग्रमेज और डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों तरफ टूरिज्म और सर्विस इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं। कंक्लूजन। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया वेस्ट एशिया के रिलेशंस मेनली 4 पिलर्स पर बेस्ड है: एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लेबर माइग्रेशन और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। ये दोनों रीजन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इंडिया को ऑयल और रेमिटेंसेस चाहिए और वेस्ट एशिया को मार्केट और स्किल्ड वर्कफोर्स। आगे चल के अगर इन टाइज को और डीपन किया जाए तो ये एक मॉडल बन सकता है सस्टेनेबल रीजनल कोऑपरेशन का। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Explain India's trade with Africa. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडिया और अफ्रीका के बीच ट्रेड रिलेशंस को समझाना है। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन ट्रेडेड कमोडिटीज, दोनों तरफ के कोऑपरेशन, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कवर करने हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स दोनों एक्सप्लेन करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया अफ्रीका ट्रेड हमारे साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अफ्रीका के पास नेचुरल रिसोर्सेज, बड़ा मार्केट और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया के लिए काफी वैल्यूएबल है। हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल एक्सचेंजेस और डायस्पोरा प्रेजेंस दोनों रीजन्स को जोड़ते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद से इंडिया अफ्रीका ट्रेड काफी तेज से बढ़ा है और आज ये इंडिया के फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक मेजर पार्ट बन गया है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट। इंडिया अफ्रीका टाइज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और नम सॉलिडारिटी पर बेस्ड है। 1990 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशंस और तेज हुए। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीका इंडिया के लिए एनर्जी रिसोर्सेज और न्यू मार्केट्स का सोर्स है। 2. ट्रेड का ट्रेंड और वॉल्यूम। पिछले 2 दशकों में इंडिया अफ्रीका ट्रेड काफी ग्रो हुआ है। 2001 में $7 बिलियन से बढ़कर 2021 to 22 तक $95 बिलियन से ज्यादा हो गया। इंडिया अफ्रीका के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। इंपोर्ट्स में मेनली क्रूड ऑयल, गोल्ड, कोल आते हैं और एक्सपोर्ट्स में फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और आईटी सर्विसेज। मेजर पार्टनर्स: नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, केन्या और मोजाम्बिक। 3. की सेक्टर्स और कमोडिटीज। एनर्जी एंड रिसोर्सेज। क्रूड ऑयल नाइजीरिया और अंगोला से, कोल साउथ अफ्रीका से और गोल्ड घना से इंपोर्ट होता है। फार्मा। इंडिया अफ्रीका को चीप जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है, इस वजह से इंडिया को फार्मेसी ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड बोला जाता है। एग्रीकल्चर। इंडिया राइस, व्हीट, शुगर एक्सपोर्ट करता है और पल्सेस, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। इंडियन आईटी फर्म्स अफ्रीका में अपना फुटप्रिंट बना रही है, जो डिजिटल ग्रोथ को बूस्ट करता है। 4. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और कोऑपरेशन। 2008 से इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS स्टार्ट हुआ, जिससे दोनों तरफ के टाई स्ट्रेंथन हुए। एक्सिम बैंक के कंसेशनल लोन्स और क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो रहे हैं। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ब्रिक्स और अफ्रीकन यूनियन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया एक्टिवली कोऑपरेट करता है। 5. चैलेंजेस इन ट्रेड। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। पोर्ट्स और कनेक्टिविटी वीक होने की वजह से ट्रेड स्मूथ नहीं है। कंपटीशन। चाइना का अफ्रीका में हैवी इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए चैलेंज है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स और अनस्टेबल रेजीम्स ट्रेड को रिस्क बना देते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस। इंपोर्ट्स ज्यादा होने की वजह से ट्रेड इम्बैलेंस भी एक कंसर्न है। 6. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेड को सिर्फ ऑयल और रॉ मटेरियल्स तक लिमिट ना करके आईटी, डिजिटल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी में एक्सपेंड किया जा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी। अफ्रीका के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करते हैं। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। अफ्रीका का सपोर्ट इंडिया के ग्लोबल रोल, जैसे यूएन रिफॉर्म्स, में बहुत क्रूशियल है।
इंडिया के एक्ट ईस्ट थिंक वेस्ट विजन के अंदर अफ्रीका को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाया जा रहा है। कंक्लूजन, इंडिया अफ्रीका ट्रेड एक हिस्टोरिकल बॉन्ड से निकल कर आज एक डायनामिक और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन चुका है। ट्रेड वॉल्यूम्स और कोऑपरेशन दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और कंपटीशन जैसी चैलेंजेस को सॉल्व करना जरूरी है। फ्यूचर में दोनों तरफ के टाइज और डाइवर्सिफाई होकर इनोवेशन और ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Critically examine the role of MNCs in contemporary international economic relations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNC की रोल को एनालाइज करना है। पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, जॉब्स के साथ साथ उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जैसे एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और एनवायरनमेंट के इश्यूज भी कवर करने हैं। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है बैलेंस्ड आंसर देना दोनों तरफ के पॉइंट्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNC ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इनका रोल बहुत पावरफुल हो गया है, कभी कभी नेशन स्टेट से भी ज्यादा। ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड के वजह से MNC की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। सुजन स्ट्रेंज जैसे थिंकर्स इन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप करते हैं। इस आंसर में हम MNC के कंट्रीब्यूशंस, उनके ड्रॉबैक्स और उनके इम्पैक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। मेन बॉडी। 1. Economic contributions of MNC Foreign Direct Investment FDI। MNC डेवलपन और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज में FDI लाती है। जैसे गूगल, टोयोटा और अमेजॉन के इन्वेस्टमेंट से जॉब्स क्रिएट होते हैं और ग्रोथ बढ़ता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन। ये कंपनीज नए टेक्नोलॉजीज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आती है। फार्मा MNC के R&D से नए मेडिसिन डेवलप होते हैं। ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। एप्पल जैसी कंपनीज अलग अलग कंट्रीज से पार्ट्स लेती है, जो दिखाता है कि MNCs ग्लोबल सप्लाई चेन्स को लिंक करती है। 2. पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ MNC पॉलिसी शेपिंग। MNC लॉबिंग के थ्रू गवर्नमेंट्स पर इन्फ्लुएंस डालती है। कभी कभी उनका बार्गेनिंग पावर इतना होता है कि स्टेट सॉवरेंटी को चैलेंज कर देते हैं। सॉफ्ट पावर। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स और मैकडॉनल्ड्स के थ्रू कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, कल्चरल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। टेलीकॉम, डिफेंस और एनर्जी जैसे एरियाज में MNCs का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो नेशनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करता है। 3. क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज में चीप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर्स का एग्जाम्पल देखिए, काम ज्यादा, सैलरी बहुत कम। एनवायरमेंट इश्यूज। ऑयल कंपनीज जैसे शेल और BP पर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के लिए क्रिटिसिज्म होता है। रेस टू द बॉटम। कंट्रीज MNC को अट्रैक्ट करने के लिए लेबर स्टैंडर्ड्स, टैक्सेस और एनवायरमेंटल रूल्स को लूसन कर देती है। 4. चेंजिंग रोल इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस। इमर्जिंग इकोनॉमीज का राइज। अब इंडिया के टाटा, इन्फोसिस और चीन के हुआवेई, अलीबाबा जैसे MNC ग्लोबल प्लेयर्स बन गए हैं। डिजिटल इकोनॉमी। टेक जायंट्स जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट डाटा को कंट्रोल करते हैं, जो एक नया फॉर्म है इकोनॉमिक पावर का। ग्लोबल गवर्नेंस। WTO या UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में MNC एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और रूल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पैंडेमिक एक्सपीरियंस। कोविड-19 के टाइम पर MNC ने सप्लाई चेन्स को सपोर्ट भी किया और वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज भी। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि MNC आज के इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के सेंट्रल एक्टर्स हैं। ये कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी भी क्रिएट करते हैं। इनका पावर कभी कभी स्टेट्स के बराबर हो जाता है, इसलिए उनके रोल को बैलेंस करना जरूरी है। बेनिफिट्स को लेना और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रेगुलेट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।